Hello everyone and very good afternoon. I hope everyone is doing well. So today in the class we are going to deal with remaining portion of thermodynamics. Only one thing was left जो कि है हमारा second law of thermodynamics and heat engine, refrigerator and all. उसके बाद we will discuss heat transfer. Discuss in the sense we will just deal with concepts, basic concepts. I will take you through all those things and after that we will be doing questions. ठीक है? तो चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है. इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट देन दैट वाज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एंड व्हाट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय केल्विन प्लैंक. उन्होंने ये कहा कि इफ यू हैव सम सिस्टम, लेट्स से देयर इज आइडियल गैस सिस्टम and if you are giving it heat, it means what you are giving it energy and you are giving it energy so that ये गैस हमें वर्क करके दे. so what you will ideally want is कि जितना एनर्जी दिया उतना काम करके दे, बट ऐसा होता नहीं है ना. दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. उन्होंने ये कहा कि you cannot convert total energy given to the system into work. there will be some loss. ठीक है. so what this gas will do, it will do some work but at the same time it will lose some energy also. Done it. So this was Kelvin Planck's statement. According to him, Q2 cannot be equal to 0. This is the first statement. Second क्या था? Clausius statement. इनका कहना बहुत ही नेचुरल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है. इन्होंने ये कहा कि हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर. ठीक है. यानी कि तुम्हारा जो सपोज करो तुम आइसक्रीम खा रहे हो, सो वो आइसक्रीम अपने आप और ठंडा नहीं हो सकता. विद टाइम इट विल मेल्ट. सो हीट का टेंडेंसी क्या है? ट्रांसफर किधर से किधर होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. सो क्लॉजियस ने ये कहा कि अगर हमें हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करवानी है then this is not naturally possible. For this we need to do some work on it. I mean this can be a forced process, it cannot be a natural process. This is the Clausius statement. So if you have to suppose कर लो इसका ये है तुम्हारा आइसक्रीम. ठीक है. और ये है तुम्हारा इन्वायरमेंट. अगर मुझे आइसक्रीम को और ठंडा करना है मींस हीट इन्वायरमेंट से निकालकर आइसक्रीम को देनी है, इस प्रोसेस में वी नीड टू डू सर्टेन वर्क. दिस इज नॉट नेचुरली पॉसिबल. दिस वाज द क्लॉजियस स्टेटमेंट. ठीक है. एफिशिएंसी ऑफ इंजन को फिर हमने, इंजन क्या था बेसिकली? इंजन मींस कोई भी सिस्टम जिसको हम हीट दे रहे हैं और बदले में वो हमें क्या दे रहा है? वर्क करके दे रहा है. सो दैट इज बेसिकली इंजन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? सो एफिशिएंसी हमें पता है आउटपुट बाय इनपुट होता है. यहाँ पे इस इंजन को हमने कितनी एनर्जी दी? Q1 दी. इसने कितना वर्क किया? W. कितना एनर्जी को फेंक दिया बाहर? Q2. सो आउटपुट हमारा क्या है? वर्क डन. इनपुट क्या था? Q1. सो एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज W बाई Q1. और सिंस यहाँ पे जो हम सिस्टम ले रहे हैं ये सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे ना, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू. डेल्टा यू विल बी जीरो क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है. डेल्टा क्यू, Q1 हीट दिया सो दिस इज पॉजिटिव. Q2 हीट रिलीज हुआ दैट इज नेगेटिव. सो डेल्टा क्यू इज दिस एंड दिस इज इक्वल टू W. अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आया था? दिस वाज दिस. So we got answer as 1 minus Q2 by Q1. So this was efficiency of heat engine. उसके बाद हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ा. रेफ्रिजरेटर क्या करता है? बेसिकली जो भी चीज है उसको और ठंडा करता है. डन है. सो इफ यू टॉक अबाउट हियर, जैसे देख लो, सपोज कर लो हमारा डिजायर्ड रेफ्रिजरेटर किधर है? एक सेकेंड. ओके. ओके. सो दिस इज द रेफ्रिजरेटर पोर्शन. हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि यहाँ से हीट को निकाला जाए और सराउंडिंग को फेंक दिया जाए. इसलिए हम कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर यूज करना इट नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि इट इज एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द कोल्डर सिस्टम एंड देन इट इज रिलीजिंग टू द एनवायरमेंट. सो इट इज मेकिंग एनवायरमेंट मोर हॉट, राइट? सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट नेचर फ्रेंडली. नाउ इफ यू सी हियर, हमारा टारगेट क्या है? Q2 हीट को निकालना और एनवायरमेंट में Q1 हीट को थ्रो कर देना. So basically heat transfer is happening from low temperature to high. TL here is what? TL here is less TH.
सो हीट का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है लो से हाई की तरफ. So this is not naturally possible, right? So for this process, what we need to do is we need to do some work. And here work getting done is again equal to Q1 minus Q2. How this will be equal to this? क्योंकि जब आप इक्वेट करोगे ना, अगेन सेम एज बिफोर जो मैंने अप्लाई किया था, process is cyclic. So if you use first law of thermodynamics, hello, there is one student. Hi. So I've just started with engine. ठीक है? Just I'm taking through the concept, then we will do some questions. So यहाँ पे अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे, what you will say, delta Q is equal to delta U plus W. So here delta U is what? Zero, because process is cyclic. Delta Q is what? Q2 heat is यहाँ पे work is getting done on the system, so work done is negative here you will write, and Q2 has it been given to the system, so Q2 minus Q2 लिखोगे, सॉरी प्लस Q2 लिखोगे, और Q1 heat is getting released, so that is minus. So overall the work done is Q1 minus Q2. So similarly this is this, right? Now for refrigerator we don't define efficiency, we define one another term that is called coefficient of performance. So coefficient of performance क्या होगा? Again desired effect, that is output divided by input. सो रेफ्रिजरेटर से हमारा आउटपुट क्या है? हीट को निकालना, दैट इज Q2, और इनपुट इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं. सो दिस बाई डब्ल्यू. डब्ल्यू किसके बराबर था? डब्ल्यू वाज इक्वल टू दिस. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज दिस. उसके बाद हमारे पास है हीट पंप, जो हम ठंड के दिनों में यूज करते हैं कमरे को गर्म करने के लिए. सो बेसिकली हीट पंप करता क्या है? सराउंडिंग क्या है? ठंड के टाइम में सराउंडिंग ठंडा है ना? सो हीट पंप क्या करेगा? जैसे डिजायर्ड, सपोज कर लो ये हमारा कमरा है, दिस इज आवर रूम. सो इस रूम को क्या करना है? गर्म करना है. सो सराउंडिंग से जो कि ऑलरेडी ठंडा है, उससे और हीट को निकाला जा रहा है. हीट पंप यही करता है, ठंडे से और हीट को निकालता है और उसको कमरे में थ्रो करता है, जो कि धीरे धीरे गर्म होने लगता है. सो ओवरऑल देखोगे तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है टीएल से टीएच की तरफ, दैट इज लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ, विच इज नॉट नेचुरली पॉसिबल. सो वी विल डू वर्क ऑन द सिस्टम. देन सो दिस इज हाउ हीट पंप विल वर्क. यहाँ पे भी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिजायर्ड इफेक्ट बाय what input. So desired effect here is what? This is the interest of heat pump. Refrigerator के केस में ये interest point था. We are talking about heat pump. Interest point is this. So here you can write desired effect is Q1 and work done is Q1 minus Q2. So this is this, right? So we studied about heat engine, and heat engine acting as a refrigerator and then acting as a heat pump. Done है? अब यहाँ पे देखो, जो कार्नेट इंजन हमने पढ़ा है ना, कार्नेट इंजन क्या है? वो भी एक हीट इंजन है, बट दिस इज मोस्ट इफिशिएंट हीट इंजन. एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब, कोई भी इंजन को हम क्या दे रहे थे? हीट दे रहे थे. बेसिक जो इंजन का डेफिनेशन हमने देखा था, उसमें हीट देते हैं, और ये इंजन क्या करता है? हमें काम करके देता है, एंड सम हीट इट लूजेस आउटसाइड. सो अगर मुझे इंजन को एफिशिएंट बनाना है तो Q2 को कम से कम करना होगा, है ना? हम चाहेंगे हीट लॉस कम से कम हो, सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क डन में. ठीक है? सो कार्नट इंजन इज बेसिकली नियर टू दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. Q2 जीरो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, बट यहाँ पे Q2 को मिनिमाइज किया गया है. एंड हाउ इट इज मिनिमाइज? कार्नट इंजन बेसिकली रिवर्सिबल इंजन. जैसे मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो फ्रिक्शन कंटेनिंग प्रोसेस जैसा है, वहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा होगा. रिवर्सिबल स्मूथ सरफेस लाइक, यहाँ पे हीट लॉस क्या होगा? कम होगा. सो कार्नट इंजन इज रिवर्सिबल इंजन, और ये रिवर्सिबल इंजन चार प्रोसेस से बना हुआ है. पहला प्रोसेस क्या है तुम्हारा? जो हमारा सिस्टम है गैसियस सिस्टम, वो पहले P1 V1 T1 पे है. वो जाता है 2 पॉइंट तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, फिर वो जाता है तीसरे पॉइंट तक एडियाबेटिक एक्सपेंशन से, फिर वो जाता है चौथे पॉइंट तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, वापस 1 पे आता है थ्रू एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन. सो कार्नट इंजन इन 4 स्टेप से बना है. यहाँ पे भी बेसिक वही होगा. इन दिस प्रोसेस सम हीट विल एंटर,
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस की इसी प्रोसेस में क्यों एंटर करता है. यू कैन रेफर टू द क्लासरूम वीडियो. And in this step, what will happen? Some heat it will release, Q2. Again, efficiency will be what? Output by input. Output is work done divided by input is how much? Q1 हीट हमने दिया, Q2 निकल गया. So net हमने कितना दिया? Q1 minus Q2. Work done we can calculate in all these four processes. ठीक है, by using the formula and everything. और जब हमने निकाला and calculate किया तो हमें work done का एक, sorry, efficiency का एक और formula मिला. And that formula looks like what? This formula looks like 1 minus T2 by T1. So efficiency का दो formula है, 1 minus Q2 by Q1. This you can write. And also you can write 1 minus T2 by T1. Where T2 is the temperature of sink. Sink का मतलब उसका टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर जिसका कम है. आई मीन विच हैज लेस एनर्जी. ठीक है. सो बेसिकली T2 इज लेस देन T1. ठीक है. सो दिस इज ऑल द थिंग दैट विल वी कुडंट डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स. पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के ये दो जो भी मैंने अभी डिस्कस किया उससे दो क्वेश्चन करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव विथ हीट ट्रांसफर. ठीक है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. So let's first do this question. Do this and let me know when if you're getting the answer. ठीक है. चलो, I will launch the poll. Yes, take your time, do it. This is simple formula based question, है ना? Is it done? What do you have to calculate? Carnot engine का efficiency दिया हुआ है 50%. So n का value is 50%. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 50 by 100. So it means half, right? And when its source is at temperature of this degree, then the temperature of sink is. So अभी अभी मैंने बताया efficiency का formula क्या लिखोगे? 1 minus T2 by T1. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर जब भी लिखोगे वो हमेशा केल्विन में लिखना है. डन है. जब भी एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करते हो ये T2 by T1 यू हैव टू पुट इन केल्विन. ठीक है. सो मार्केट. अब देखो यहाँ पे हमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स दिया हुआ है, सिंक का पूछा है. यानी कि यहाँ पे T2 और T1 में सिंक का टेम्परेचर कौन सा है? दिस इज सिंक का टेम्परेचर एंड दिस इज सोर्स का टेम्परेचर, दैट इज हाई टेम्परेचर. ठीक है. तो सोर्स का टेम्परेचर 327 है. इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करोगे यू विल गेट 600, राइट? सो हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस T2, वी डोंट नो, एंड दैट इज 600. ठीक है. सो यहाँ से अगर हाफ को इधर लाओ, T2 by 600 को उधर लेकर जाओ. सो T2 by 600 इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ. सो T2 इज हाउ मच? 300 व्हाट? केल्विन. एंड आंसर, हमें आंसर किस में करना है? सेल्सियस में करना है. तो यहाँ से 273 आप क्या कर दोगे? सब्सट्रैक्ट. देन यू विल गेट 2070. डन है. सो क्वेश्चन बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड है. बट हमें याद ये रखना है कि जब एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं. सो यू विल कैलकुलेट थिंग्स अकॉर्डिंगली. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. इफ नॉट यू कैन लेट मी. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी. Now, this is the very recent question actually. So try doing it. Take your time, do it.
यस, यू सिंपली नीड टू यूज द फॉर्मूला, है ना? ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग वी कैन डू इट टुगेदर, ठीक है? सो चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. There is a Carnot engine and this is working between two temperature 473 Kelvin, 273 Kelvin. So temperature of sink is 73 Kelvin. In a new system, two engines are designed. Engine between this and this, and engine E2 works between this temperature and this temperature. And for all the temperatures, what is efficiency is defined. N12, N1, and N2 uh, are the efficiencies of engines E1 and E2 respectively. Then we have to talk about the relationships. ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है हमें? N12 किसका एफिशिएंसी है? E का. सो इंजन E हमारा कैसा था? इसका सोर्स कितना है? 473 केल्विन. दिस इज सिस्टम. सो यहाँ से हीट जाएगा, सिंक को रिलीज होगा. सिंक कितना है? 273 केल्विन. डन है? सो इस इंजन का एफिशिएंसी अगर N12 है तो N12 को आप क्या लिख सकते हो? 1 - T2/T1. T2 आपका कितना है? 273. एंड दिस इज 473. कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर आप N1 को डिफाइन करो, यहां से N1 कैसा दिख रहा है? N1 हमारा ऐसा इंजन है जिसका एक टेम्परेचर है 473 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर है 373 केल्विन. इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना? यहाँ से Q1 हीट जा रहा होगा, Q2 इसको भेज रिलीज कर रहा है, एंड दिस इज डूइंग सम वर्क W. ठीक है? सो अगर N1 का वैल्यू मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक, दैट इज 373 डिवाइडेड बाई 470. ठीक है? सिमिलरली इफ वी गो ऑन टू राइट N2 को मैं क्या लिखूं? इट इज वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 373 केल्विन टू 273 केल्विन, राइट? सो यहाँ से 273 केल्विन बाई व्हाट? 373 केल्विन. अब देखो यहाँ पे शायद तुम्हें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैम इसको सॉल्व कैसे करें, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. तो एक काम करते हैं ना, अजम्पशन कर लेते हैं, कुछ अजम्पशन लेकर चल. और मैं अजम्पशन क्या करने वाली हूँ? मैं वाइड अजम्पशन लेने वाली हूँ. लेट्स से 273 को मैं 300 लिख रही हूँ, 473 को मैं 500 लिख रही हूँ. सो 1 - 300/500 यहाँ लिख रही हूँ. सिमिलरली यहाँ पे 1 - 400/500 लिख रही हूँ. और यहाँ लिख रही हूँ 1 - 300/400. अगर मैं इसको अब कैलकुलेट करूं, सो दिस इज 1 - 0.6, दैट इज 0.4. और अगर इसको लिखूं तो ये कितना होगा? 1 - ये चला जाएगा, 0.2 आएगा, है ना? 1 - 0.8, सो 0.2. एंड लेट मी नो इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक, ठीक है? बता देना. एंड दिस इज हाउ मच? 1 - 3/4. 3/4 तुम्हारा कितना जाएगा? आई मीन दिस विल बिकम योर 0.75. सो 1 - 0.75 कितना हो जाएगा? 0.25. रफ हमने निकाल लिया. अब देखो रिलेशनशिप अगर ध्यान से देखो तो दिस इज N12. N12 0.4 है, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे N1 + N2 को, N1 + N2 हमें कितना दिख रहा है? हमें दिख रहा है 0.45, राइट? एंड N12 इज हाउ मच? 0.4. ये अप्रोक्सीमेशन आंसर करेक्ट देगा क्योंकि हमने वो अप्रोक्सीमेशन सारे में लिया है, किसी एक में नहीं लिया, सारे में लिया है. सो इवन आउट हो जाएगा, डोंट वरी. अब यहाँ पे देखो N1 + N2 इज व्हाट? इज ग्रेटर देन व्हाट? N12. सो N12 is greater than equal to? नहीं, equal to नहीं होगा. So this option is not correct. N12 is less than N1 + N2? Yes, this is correct, right? Similarly, you can check with this too. N12 0.4, N1 into N2 0.25 into 0.2 करोगे तो कितना जाएगा? 0.5 जाएगा. Again, that's not correct. N12 equal to N1 + N2? नहीं,
that we have already ruled out. So correct answer is which one? This is one. So कभी कभी क्या है ना, तुम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, और ये अप्रोक्सीमेशन का आइडिया हमें तब ज्यादा मिलता है when we keep on solving more number of questions. So एग्जाम में क्या है ना, बेटर परफॉर्मेंस के लिए यू डोंट हैव टू नो बेटर ऑल्सो, डेफिनेटली यू हैव टू नो good depth of the concept, but that's not enough. With that, you should have a good experience of solving questions. I mean, how to do these tricks, how to solve complicated mathematics. I mean, this is not complicated in terms of division ही तो करना है, but still इतने लेंदी numbers दिखते हैं तो एग्जाम में वो पेशेंस डाई आउट कर जाता है. So for that it is mandatory that you have experience with using all these assumptions and everything. You can apply. ठीक है, चलो. सो आज का और भी इंटरेस्टिंग चीज जो हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज योर हीट ट्रांसफर. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. अभी जो हमने थर्मोडायनेमिक्स किया वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. हीट ट्रांसफर से अगेन वन क्वेश्चन जरूर होगा, हर साल होता है. ठीक है. If you talk about NEET, then there you will get four questions. Two from thermodynamics, two from here, near about. ठीक है. सो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, कैलोरीमेट्री से मैथमेटिक्स, आई मीन न्यूमेरिकल बनता है, कंडक्शन से न्यूमेरिकल बनता है. कन्वेक्शन हमें पढ़ना नहीं है, बस फॉर्मूला, सॉरी, डेफिनेशन जानना है जो आप ऑलरेडी जानते हो. रेडिएशन से न्यूमेरिकल बनता है, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग. ये इस ईयर भी आया, जेई मेंस में, नीट में भी आया पिछले साल, हर साल आता है. सो अगेन इम्पोर्टेंट. सो लेट्स फर्स्ट पे फोकस करते हैं. लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या कहता है कि अगर अगर आपने ठंडा और गर्म पानी को मिक्स किया, या ठंडा और गर्म बॉडी को मिक्स किया, तो हीट का ट्रांसफर होगा. कहाँ से कहाँ होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, है ना. सो ये कहता है कि हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगा, कोल्डर बॉडी उतना ही हीट को क्या करेगा, गेन करेगा. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ द थिंग इज कि हीट लॉस्ट बाय बॉडी या हीट गेन्ड बाय बॉडी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे. ठीक है. सो जब भी बॉडी का स्टेट चेंज ना कर रहा हो, सिंपली टेम्परेचर चेंज कर रहा हो, तब हम हीट को कैसे लिखते हैं? तब हम लिखते हैं एम एस डेल्टा टी. यहाँ पे एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी. एस क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी. डेल्टा टी इज व्हाट? टेम्परेचर चेंज. अगेन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज की बात है, तो केल्विन में हो, सेल्सियस में हो, फर्क नहीं पड़ेगा. डन है. सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. अगेन, अगर हीट को आपको तब लिखना है जब बॉडी का स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. जैसे आइस जो 0 डिग्री पे आइस है, और वो 0 डिग्री वाटर पे जा रहा है, तो हम हीट तो दे रहे हैं ना. कितना हीट दे रहे हैं? फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एम एस डेल्टा टी वी कैन नॉट यूज, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. सिमिलरली अगर अगर हमारे पास 100 डिग्री पे वाटर है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री वेपर पे, तब हम हीट को कैसे लिखते हैं? मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमें ये सब याद रखना चाहिए? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, वेपराइजेशन कितना होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो एग्जाम में दे ही देता है, बट स्टिल वी शुड हैव सम रफ आइडिया ऑफ दिस थिंग्स. तो ये तीन तो तुम्हें इजिली याद रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन सीजीएस यूनिट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. वन है, यूनिट वन है. ठीक है. आइस का क्या है? उससे हाफ है. वाटर वेपर का क्या है? उससे हाफ है. सो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, उससे हाफ हाफ है किसका? आइस और वेपर का इन सीजीएस यूनिट. You can easily convert calorie to joule by using that 4.2 wala term, right? So conversion is easy. You can have this rough idea in your mind. Let latent heat of fusion, latent heat of vaporization, ये generally question में दिया होता है, ये भी दिया होता है, but by chance if it is not there, it should be in your head. So latent heat of fusion again 80 calorie per gram, and in vaporization 540 calorie per gram. ठीक है. सो ये तो रहा तुम्हारा कैलोरीमेट्री का लॉ जो भी था, उससे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में. लेकिन हीट ट्रांसफर का मेथड्स की अगर मैं बात करूं, तो तीन मेथड हमने पढ़ा था: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन से नो क्वेश्चन न्यूमेरिकल. कंडक्शन से क्वेश्चन बनता है. कंडक्शन है क्या? हीट ट्रांसफर इन सॉलिड. डन है. इसके लिए कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है. डन है. सो यहाँ पे अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक टीसी टेम्परेचर पे है, टीडी. टीसी इज ग्रेटर देन टीडी.
हीट विल ऑलवेज फ्लो नेचुरली फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. सो यहाँ पे हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी की तरफ. अगर इसको बी बुलाते हो इसको, तो ए से बी की तरफ हो रहा है. ठीक है. अब ये हीट ट्रांसफर जो हो रहा है उसका वैल्यू क्या होगा. डन है. सो इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब वो स्टेट जब जितना हीट यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना ही हीट यहाँ पे पहुंच रहा है. दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. उसके पहले क्या होता है, उसके पहले यहाँ से जितना हीट चलता है उतना ही हीट बी तक नहीं पहुंच पाता. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हीट बीच रास्ते में रॉड अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए अब्सॉर्ब करता जाता है. लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता. उसका एक सर्टेन रॉड का टेम्परेचर प्रोफाइल हो जाता है, जो कि मैंने क्लास में डिस्कस किया था. अगर टेम्परेचर प्रोफाइल की मैं बात करूं रॉड की, तो ये है टीसी, इस पॉइंट का टेम्परेचर. जैसे जैसे तुम इधर जाओगे ना, टेम्परेचर प्रोफाइल लीनियरली घटता है. और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, टीडी. So temperature will decrease linearly from TC to TD as you will go along the rod. So ये टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ना रॉड का, उस जिस समय बढ़ रहा है उस समय वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. डन है. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर वी से कि अभी स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है. जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है तब रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. सेम नहीं, ऑलवेज रिमेंबर कांस्टेंट है. इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और होगा, T1. इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और होगा, T2, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2. क्योंकि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं टेम्परेचर घटता जा रहा है लिनियरली. बट इन स्टेडी स्टेट इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. सो यू शुड हैव दिस आइडिया. यहाँ से सर्सन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, देन हीट ट्रांसफर को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज के ए टी सी माइनस टी डी बाई एल. सो के क्या है तुम्हारा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. यहाँ पे इस रॉड के थ्रू हीट जा रहा है, तो रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या लिया गया है, के. ए क्या है तुम्हारा, ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें हीट एंटर किया. तो यहाँ पे हीट इस क्रॉस सेक्शन को एंटर कर रहा है, तो ए इज बेसिकली दिस एरिया. ठीक है. टीसी माइनस टीडी, टेम्परेचर डिफरेंस. एल इज व्हाट, एल इज द लेंथ अलोंग विच हीट विल फ्लो. तो कितने लेंथ तक हीट फ्लो किया, इतने लेंथ तक. सो बेसिकली एल हियर इज द लेंथ ऑफ रॉड. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, और भी हमने ये पढ़ा था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टीसी माइनस टी डी डिवाइडेड बाई एल बाई के. और इसको हमने थर्मल रेजिस्टेंस बुलाया था, है ना. थर्मल रेजिस्टेंस हमने बुलाया था इसको, एल बाई के. और इसको करंट वाले रेजिस्टेंस से भी कंपेयर किया. तो forget दैट थिंग, बट थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू आर क्या होता है, एल बाई के. जिस तरह से तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते थे, उसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास दो रॉड हो, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 ले लो, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K2 ले लो, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों रॉड कंबाइंड का थर्मल कंडक्टिविटी K1 प्लस K2 होगा. नो, वी कैन नॉट से दैट. व्हाट वी कैन से इज कि अगर पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तो इस पूरे रॉड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. और यहां से हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं. दिस थिंग वी हैव डन. ठीक है. सो दिस इज अनदर थिंग. Now, if we, I mean, I'm not going into detail of this because we have already studied it a lot during our classes. So if you really want to revise it, you can go through that class. And also, if you don't have that much of time, again, you can go through question through questions. You will learn things because question based का application आएगा. Maybe then you will go through notes and you will come to conclusion कि ये ऐसा है. Done it. So definitely question solving is very important. नाउ रेडिएशन. रेडिएशन क्या था, रेडिएशन वो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है जहां पे मीडियम की कोई जरूरत नहीं, है ना. और रेडिएशन क्या है, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है. डन है. एंड दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. सो अगर ये बॉडी सर्टेन टी टेम्परेचर पे है, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, कितना पावर रेडिएट करेगा. Okay, you lost the connection, I guess. Okay, so I was discussing what radiation. Radiation में मैंने ये बताया कि रेडिएशन के लिए हमें मीडिया की जरूरत नहीं है. रेडिएशन का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी जब
सर्टेन टेम्परेचर पे होता है और उस टेम्परेचर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है, तब वो एनर्जी रेडिएट करता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, रेडिएशन। सो अगर हमारे पास कोई बॉडी किसी सर्टेन टेम्परेचर टी पे है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो वो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, कितना पावर रेडिएट करेगा। अगेन लेट लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पे जो एच है वो एनर्जी सिंपल नहीं है, दिस इज पावर। सो दिस इज बेसिकली डी बाई डी टी। डन है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कभी कभी। तो यहाँ पे भी हम जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो पावर का ही पढ़ेंगे। सो देखो, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने लॉ दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है इन केल्विन, अगेन टी को किस में लेना है तुम्हें, केल्विन में, तो और इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, तो ये कितना एनर्जी रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर हियर, दिस इज ऑल्सो पावर, दैट इज सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज दिस हियर, ए इज एरिया ऑफ बॉडी, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, अगेन इट्स वैल्यू इज दिस, यू कैन हैव इट इन योर माइंड। इनफैक्ट जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली एच इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, ई क्या है तुम्हारा, एमिसिविटी, ठीक है। सो जनरली ब्लैक बॉडी के लिए ये 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं था। मे बी वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी, बट इफ इन द क्वेश्चन एमिसिविटी वैल्यू इज गिवन, यू नीड टू पुट इन हियर, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग, ई इज योर व्हाट, एमिसिविटी। तो हमें क्या मिला, पावर का फॉर्मूला सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। ई इज व्हाट, ई इज योर एमिसिविटी। Done. For black body it is 1, for any other body it will be anything between 0 to 1, ठीक है। This is this, emissivity is dimensionless quantity, perfect radiator means black body के लिए 1 होता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हमें मिलता है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये रहा कि हमारे पास एक ब्लैक बॉडी, सॉरी एक कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर T1 है सपोज कर लो, और ये एक ऐसे सराउंडिंग में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर T2 है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T2 दिया हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर T1 दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा ये ना कि बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है, ज्यादा है, तो ये बॉडी एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, कितना, सिग्मा ई ए T1 का पावर 4, ठीक है, इतनी एनर्जी वो लूज करेगा। एंड ये ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा है, तो क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर से भी वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की भी एनर्जी 0 केल्विन से ज्यादा है, तो वो भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो इस बॉडी पे पड़ेगा, फॉल करेगा। सो ये एनर्जी एटमॉस्फेयर की वजह से अब्सॉर्ब भी कर रहा है और अपने टेम्परेचर की वजह से रिलीज भी कर रहा है। तो नेट कितना रिलीज कर रहा है, सो वॉट एवर इट इज रिलीजिंग माइनस वॉट एवर इट इज अब्सॉर्बिंग, तो ये कितना अब्सॉर्ब करेगा, सिग्मा ई ए इंटू टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज Ts का 4। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा है, सिग्मा ई ए T4 माइनस Ts का 4। सो दिस इज अनदर थिंग, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इन दिस सेक्शन इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल कहाँ है। सो जब जब बॉडी का, कोई भी चाय की कप ले लो, चाय का कप कहाँ रखा हुआ है, एटमोसफेयर में रखा होगा, सराउंडिंग में रखा होगा। सो चाय के कप का टेम्परेचर और एटमोसफेयर का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम अप्लाई करके बता सकते हैं कि चाय कितने टाइम में सर्टेन टेम्परेचर से सर्टेन टेम्परेचर पे जाएगा। सो ये एप्लीकेबल कब है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, ऑलवेज रिमेंबर। सो हमारे पास एक बॉडी है M जिसका टेम्परेचर T2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, जिस जहां रखा गया है उसका टेम्परेचर T1 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, चाय गर्म है ना, एटमोस्फेयर से चाय क्या है, गर्म है। सो यहाँ पे ये जो चाय जो हीट को लूज करेगा, सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया है, क्योंकि DQ इज नेगेटिव, रेट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन दे रहे हैं टू मेक थिंग्स पॉजिटिव। So rate of loss of heat will be directly proportional to temperature difference. If this difference is small, then only this law will be applicable.
ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1। ठीक है। अब देखो माइनस डी क्यू बाई डी टी को हमने सम कांस्टेंट के T2 माइनस T1 लिखा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि के किन चीजों पे डिपेंड करता है। सो के तुम्हारा डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी। मैंने इसको डिराइव करके भी दिखाया था क्लास में, रेडिएशन से डिराइव कर सकते हैं। सो के जो कांस्टेंट है ना वो ए का फंक्शन है, सरफेस एरिया का। नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, बॉडी किस चीज का है, यानी कि ई का फंक्शन, सॉरी, यू कैन से, या ई एमिसिविटी आ रहा होगा वहां पे अकाउंट में। सो मे बी इट इज, आई मीन एमिसिविटी भी किस चीज पे डिपेंड करता है, बॉडी के नेचर पे। ब्लैक बॉडी के लिए वन होता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। डन है। सो यहाँ पे के दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी का सरफेस एरिया और बॉडी का नेचर। जैसे चाय को अगर प्लेट में परोस दो तो चाय जल्दी ठंडी होती है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेडिएशन ज्यादा होगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस चीज को हम सेकंड तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, माइनस डी क्यू बाई डी टी को हमने क्या लिखा है, T2 माइनस T1। डी क्यू क्या है, लॉस, हीट गेटिंग लॉस्ट। तो अगर इसका मास एम है, स्पेसिफिक हीट एस है, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू T2 माइनस T1। सो यहाँ से, यहाँ पे के कांस्टेंट था। सो यहाँ से अगर ध्यान से तुम देखो तो dt2 बाई dt टू में क्यों लिख रही हूँ, T2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना कि एटमोस्फेयर का। एटमोस्फेयर में तुम थोड़ा हीट दे दो, उसके टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सो हियर T2 इज वेरिएबल, इसलिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे dt2 T by dt इज इक्वल टू के बाई एम एस। अब ये कांस्टेंट एक अलग हो गया, के बाई एम एस T2 माइनस T1। सो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर तुम कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन ऐसा दिया, मेन एक्सप्रेशन ये होता है जो अभी जो मैंने लिखा था, दिस इज द मेन एक्सप्रेशन। ठीक है। सो यहाँ पे जो के है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एरिया और नेचर ऑफ सरफेस पे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है डी टी बाई डी टी, हियर दिस इज T2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डैश T2 माइनस T1। तो अब के डैश किन चीजों का फंक्शन है, ए का भी है, नेचर ऑफ सरफेस का भी है, और मास का भी फंक्शन है ना। इस स्पेसिफिक हीट अगेन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, मास, मास पे भी डिपेंड कर रहा है ये वाला कॉन्स्टेंट। ठीक है। सो ऑलवेज लुक एट केयरफुली कि कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड। ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्या बनता है वो मैं बता दूं। सो अगर न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो बेसिक एक्सप्रेशन हमारा ये आया ना, ये मैंने लिखा था ना, dt2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस के डैश था, उसको के ही लिख रही हूँ, T2 माइनस T1। ठीक है। टेम्परेचर को इधर लाया गया तो ये ऐसा होगा, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सपोज कर लो तुम्हारे पास एक चाय की प्याली है, इसका इनिशियली टेम्परेचर T1 से T2 जाता है। T1 लेना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे T1 ऑलरेडी एटमोस्फेयर का लिया हुआ है। तो सपोज कर लो T2 से T3 जाता है T1 टाइम में। तो तुमसे अगर पूछेगा कि T3 से T4 कितने टाइम में जाएगा, T2 टाइम का वैल्यू बताओ, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। तुम सिंपल यहाँ पे ये रखोगे कि T2 कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फर्स्ट केस के लिए T2 वेरी कर रहा है T2 से T3, तो टाइम 0 से T1। ठीक है। और सेकंड एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, सेकंड केस के लिए फिर से इसी में पुट करोगे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, T3 से T4, और तब टाइम कितना होगा, T2। डन है। सो दो इक्वेशन लिखोगे और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे, कांस्टेंट के कट जाएगा। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व इट। बट जनरली क्या होता है ना, हम इसको यूज नहीं करते, सेफ साइड है नहीं यूज करना। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आएगा देखो, dt2 बाई T2 है तो ये ln के टर्म में आएगा, और ln के टर्म में जब भी कोई चीज आता है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो वी यूज एवरेज मेथड जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट लेट मी शो यू द केस। सपोज कर लो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T1 था। ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना जा रहा है, T2 जा रहा है कितने टाइम में,
लेट्स से टी टाइम में गया, तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तुम कितना ले लो, टीएस ले लो। तो तुम्हें करना क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो सेकंड एक्सप्रेशन था वो क्या था, dt/dt इज इक्वल टू के डेल्टा टी। यही था ना? यहाँ पे टी क्या इंडिकेट कर रहा था, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी क्या इंडिकेट कर रहा था, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है। सो सबसे पहले चलो डेल्टा टी को क्रैक करते हैं। सो क्या करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर तो 2 है, जीरो टाइम पे T1 था, टी टाइम के बाद T2 है, सो 2 है। सो यहाँ पे हम क्या लिखे, डेल्टा टी कैसे निकाले? सो बॉडी के टेम्परेचर के लिए एवरेज टेम्परेचर निकाल लो। सो एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T1 + T2/2 माइनस टीएस। यही हो गया ना, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस। तो ये हमने क्रैक कर लिया, इक्वल टू। अब ये dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, है ना? T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, dt क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, T1 था T2 हो गया। सो दिस इज T1 - T2, क्योंकि टेम्परेचर तो घट रहा है ना, T1 इज ग्रेटर, डिवाइडेड बाई T। सो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। डन है। सिमिलरली अगर तुमसे पूछता है कि T1 से T2 गया है T1 टाइम में, तो T3 से T4 कितने टाइम में जाएगा? तो T3 से T4 अगर निकालोगे तो फिर से फॉर्मूला पुट कर देना, यहाँ पे T2 इक्वल टू T3 + T4 का/2 माइनस टीएस। we will take up this question, ठीक है? So this is the average method we use। और इस एवरेज मेथड के लिए हम कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे थे? जनरल फॉर्मूला था dt/dt इज इक्वल टू के डेल्टा टी। दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डू सम क्वेश्चन। सॉरी, डू दिस क्वेश्चन, लेट मी नो। यूज द एवरेज मेथड। एवरेज मेथड यूज करो, यू विल गेट द आंसर। This came in JEEM in 2025. So this is very recent question. I have launched the poll again, and if you feel comfortable, you can text me also. Got it? Should we discuss together? Should we do it together? देखो फॉर्मूला ही यूज करना है। इफ यू डू इट केयरफुली ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी नेयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 24 डिग्री। ठीक है। सो पहले कितना से कितना जा रहा है, 40 से 24 जा रहा है, कितने टाइम में, 4 मिनट में। ऐसा दिया हुआ है ना हमें। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 16 डिग्री, यानी कि टीएस का वैल्यू दिया हुआ है सराउंडिंग का 60 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट। सो नेक्स्ट 4 मिनट कहने का मतलब कि 24 डिग्री से टी जा रहा है नेक्स्ट 4 मिनट में। तो हमें बताना है टी का वैल्यू क्या होगा। सो पहले स्लॉट के लिए अगर आप यूज करो ना, इसके लिए
तो इसके लिए क्या यूज करोगे? आई मीन जनरल फॉर्मूला हमें यही तो यूज करना है। दिस इज इक्वल टू के डेल्टा टी। सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 40 माइनस 24, सो दैट विल गिव अस 16, राइट? यस। सो 16 बाई कितने टाइम में? 4 मिनट में, इक्वल टू के टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? सो बॉडी का टेम्परेचर का एवरेज लेंगे। एवरेज 64 है ना, ये 64 का एवरेज कितना हो जाएगा? 32। 32 माइनस 16, दिस राइट। उसके बाद हमें क्या करना है? हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे? 24 माइनस टी डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डिवाइडेड बाई टाइम, नहीं 4 ही है, टाइम गिवन है 4, इज इक्वल टू के। एवरेज कितना होगा यहाँ पे? 24 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16। नाउ यू सिंपली नीड टू डिवाइड इट। सो यहाँ से अगर डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 4, ये कट गया, एंड दिस इज 4, दिस इज 16, राइट? सो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4 माइनस टी, and this 4 will also I mean what, it will also go up. So this will become this is equal to 16 divided by 24 plus t by 2, that is 12 plus t by 2 minus 16, right? So this will get cancelled, and if you put in here t by 2 minus 4 is equal to 24 minus t, सॉरी दिस इज टी बाई टू, राइट? सो इस t को इधर लेकर आओ, दिस इज 3t by 2, एंड दिस इज इक्वल टू 28। सो t is equal to how much? 56/3। So correct answer will be third. Clear? So this is how we can use average method, and we can easily calculate Newton's law of cooling questions. You don't need to use those log wala thing, that will confuse you. ठीक है, चलो, now do this. This is again very simple question just from the formula. Stephen's law से है. So do it and let me know. Okay, so should we do it together? ठीक है. Just a formula it is. Two spherical bodies of same material having radii. First का radii है 0.2. Second is having radius of 0.8 meter. Are placed in the same atmosphere. The temperature of a smaller body is 800 Kelvin, and temperature of bigger one is 400 Kelvin. If the energy radiated from the smaller body, from this is E, the energy radiated from the bigger body will be what? सो बिगर बॉडी से एनर्जी कितना रेडिएट होगा? व्हाट यू नीड टू डू? यू सिंपली नीड टू यूज द फॉर्मूला. सो ई का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी.
वन सेकेंड। सो ई का वैल्यू आप क्या लिखोगे, सिग्मा ई ए। ए क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.2, इसका स्क्वायर इंटू टेम्परेचर का पावर 4। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है इस फॉर्मूला में। सो 800 का पावर 4। सो इफ यहाँ से एनर्जी ई डैश आ रही है तो आप ई डैश को क्या लिखोगे, सो ई डैश यू विल ओके। सो ई डैश को आप क्या लिखोगे, अगेन सिग्मा ई ए तो सेम ही रहेगा, है ना, दैट इज नॉट, सॉरी सिग्मा ई सेम रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट विल चेंज, एरिया ऑफ सरफेस एरिया विल चेंज। तो ई डैश को लिखो सिग्मा ई 4 पाई, एरिया का क्या होगा 0.8 का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर क्या है 400 का पावर 4। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये कट गया, ये भी कट गया, दो जीरोज यहाँ से कट जाएंगे, पॉइंट कट जाएंगे, क्या होगा, ई बाई ई डैश इज इक्वल टू 4/64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 16 into 16। So if you solve it, it will become what? This is also 64 on the numerator. So this is 1. Yani ki E dash is equal to E. Yani ki correct answer will be 2. We have two questions left that we will do in the next class, because we are running out of time. There will be next class from 4 5. So you better go and relax and then come back for next class. Okay? Anyone, if you are having any doubt, let me know. Otherwise, we are good to go. Okay? You can ask if you are having doubt. Or let me launch that feedback form, please. Okay, that's already sorted. So no questions, I guess. Okay, take care, everyone. Stay safe, healthy, and keep doing more questions and keep coming to class regularly on time. Thank you. Thank you for your presence. Thank you. Bye bye.